Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we talked about the relationship between Kp and Kc. Today we will start with the relationship between Kp and Kx. Kp means equilibrium constant with respect to partial pressure and Kx means equilibrium constant with respect to mole fraction. Kx for the equilibrium. ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ए गैस हालत में है, बी गैस हालत में है, ये सी प्लस डी गैस हालत में है। ये कैपिटल ए बी सी डी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जबकि स्मॉल ए बी सी डी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं। For this system, we can write that Kp is equal to partial pressure of C to the power C, partial pressure of D to the power D, divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B. ये हमारे पास एक इक्वेशन है Kp. Now, according to Dalton law of partial pressures, Pa is equal to XAP. Dalton law of partial pressure के मुताबिक partial pressure of gas A is equal to mole fraction of A multiplied by total pressure of the mixture. Total pressure of the mixture. यहाँ पे ये चार गैसेस हैं रिएक्शन कंटेनर के अंदर, तो इन चारों का जो प्रेशर है उसका मतलब हम यानी उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A, उस रिएक्शन मिक्सचर में A का मोल फ्रैक्शन किया है, B का किया है, C का किया है, D का किया है, अलग अलग हो। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी पैटर्न पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी पैटर्न पे पार्शियल प्रेशर ऑफ C के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी पैटर्न पे पार्शियल प्रेशर ऑफ D के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यही PA, PB, PC और PD की ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे PA भी है, PB भी है, PC भी है और P, यही वैल्यूज जो यहाँ पे हमने मालूम किए हैं ये इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है Kp इज इक्वल टू PC की जगह हम लिख लेंगे XCP टू द पावर C, PD की जगह लिख लेंगे XDP टू द पावर ए डी, PA की जगह लिख लेंगे XAP टू द पावर A, PB की जगह हम लिख लेंगे XBP टू द पावर B। सिर्फ PC, PB, PA, PB की वैल्यूज यहां से उठाकर हमने यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसके बाद हम मैक्स अप्लाई करेंगे। ये पावर एक C का भी है और B का भी है, तो मैं एक C का अलग लिखता हूं, x C टू द पावर C। इसी तरह ये पावर D जो है x D का भी है और B का भी है, तो मैंने x D का अलग पावर लिखा। यहां पर भी P है और यहां पर भी P है, दोनों की जगह मैंने एक P लिखा और बेस क्योंकि एक जैसे है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे C प्लस D, मैट्रिक के बेस के मुताबिक। इसी तरह नीचे वाला टर्म जो है उसके लिए XA टू द पावर A, XB टू द पावर B, और यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, उस P की जगह एक P मैंने लिखा और पावर को मैंने एक किया है प्लस B। ज्यादा बेहतर होगा इसको हम ब्रैकेट में लिखें, पैरेंथेसिस में लिखें। बट ये हिस्सा XC टू द पावर C into XD to the power B divided by XA to the power A into XB to the power B, ये Kx के बराबर है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, Kx means इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। अब इसकी जगह मैं ये लिखूंगा Kx, क्योंकि ये इसके बराबर है, therefore Kb is equal to इसकी जगह Kx, और ये भी P है, ये भी P है, दोनों बेस एक जैसे हैं। जब बेस एक जैसे हो, एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो, तो
डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर में से माइनस करते हैं, तो उसकी जगह एक भी पी लिखते हैं, पी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ये पावर उससे माइनस करते हैं ए प्लस डी, बट सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी बराबर है डेल्टा एन, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। ये ए प्लस बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ए प्लस बी, और सी प्लस डी प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, या इसके कोएफिशिएंट से जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो। तो इसलिए हम इसको चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट वो डेल्टा एन, इसकी जगह हम डेल्टा एन लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम डेल्टा एन लिखेंगे, डेल्टा एन के, इसलिए ये आ जाएगा के इज इक्वल टू के एक्स और इस p टू द पावर c प्लस डी माइनस a प्लस b की जगह हम डेल्टा एन, लेकिन अब p की वैल्यू इधर पुट करते हैं। p की वैल्यू जनरल गैस इक्वेशन में हमें मिल सकती है, बट जनरल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैस, जनरल गैस इक्वेशन कौन सी है? p इज इक्वल टू एल आर टी, उसी में से एक मोल की भी लिखते हैं, जो p इज इक्वल टू आर टी बन जाएगा। अब उसमें से सिर्फ p इज इक्वल टू आर टी बाई वी हो जाएगा। अब इस p की जगह आर टी बाई वी लिखते हैं, देयरफॉर के पी इज इक्वल टू के एक्स, और इस p की जगह हम क्या लिख लेंगे? आर टी बाई वी टू द पावर वही डेल्टा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आया जो कि रिलेशनशिप बिटवीन के पी और के एक्स को जाहिर करता है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहां से स्टार्ट करके यहां तक। अब इसी पे तरह एक और रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के, रिलेशन बिटवीन के पी एंड, स्टार्ट हम इसी तरह लेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ये सारे गैस हालत में है, हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की हालत में है, इसलिए हम के पी की इक्वेशन इसी तरह लिख सकते हैं, वो हमने यहां पर भी लिखा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा। तो अगर आप देख लें ये यहां तक तकरीबन हर एक रिलेशन के लिए एक जैसा है, और ये देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PA partial pressure of gas A is equal to number of moles of gas A multiplied by pressure of the mixture divided by N। इनका मतलब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर नहीं है बल्कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। इनका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर हो, यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें ए भी होगा, बी भी होगा, कैपिटल सी और कैपिटल डी भी होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे। तो इस इन का मतलब ये जे में रख लें कि ये एवोगैड्रो नंबर नहीं है बल्कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। इसके बाद इसी पैटर्न पे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के लिए इस Na की जगह Md लिख लेंगे और ये इसी तरह P बाई में लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ C के लिए Nc लिख लेंगे और ये P बाई इस तरह लिख लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ D इज इक्वल टू Nd लिख लेंगे और ये P बाई इस तरह लिख लेंगे। Putting these values in equation 1, putting these values in equation, जब हम उस P, C, P, D और PA की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास KP बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर PC की जगह हम
इन सी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई एन होल टू द पावर सी लिख लेते हैं। पी डी की जगह हम ये लिखते हैं और होल टू द पावर बी लिखते हैं। इसी तरह पी ए की जगह ये लिखते हैं, ये इसकी वैल्यू है जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमने मालूम की है, और होल टू द पावर ए उधर है, यहाँ पे लिख देते हैं। पी बी की जगह ये लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक पी बी की ये वैल्यू है वो लिखते हैं, और होल टू द पावर बी। फर्क सिर्फ इसमें ये है कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की वैल्यू में पहले से पैरेंथेसिस है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद हम मैथ्स अप्लाई करते हैं। ये पावर इसका भी है और इसका भी है, इसी तरह ये डी पावर इन डी का भी है और पी बाई एन का भी है, ये ए पावर इन ए का भी है और पी बाई एन का भी है, ये बी पावर इन बी का भी है और पी बाई एन का भी है। हम अलग अलग लिखते हैं, इन वाले के अलग लिखते हैं। इन सी टू द पावर सी मैंने लिख लिया, इन डी टू द पावर डी ये लिख लिया, डिवाइड बाई इन ए टू द पावर ए ये लिख लिया, इन बी टू द पावर बी ये लिख लिया। यहां पर भी पी बाई एन है, यहां पर भी पी बाई एन है, तो ये पी बाई एन एक ये लिखा और इसके पावर को एक किया सी प्लस बी। इसी तरह नीचे भी p बाई एन है, दो जगहों पे है नीचे, तो इन दोनों जगहों की जगह मैं एक ही लिखता हूँ p बाई एन, और यहाँ इसका पावर a है और इसका पावर b है, तो पावर a प्लस b लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में ये हिस्सा kn के बराबर है, इसलिए मैंने लिखा बट इन सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाई इन डी टू द पावर डी divided by n a to the power a multiplied by n b to the power b is equal to k। तो इसकी जगह हम kn लिख लेंगे, kp बराबर हो जाएगा kn के, और ये p बाई n ऊपर भी है, p बाई n नीचे भी, ऊपर वाले की पावर c प्लस d है, नीचे वाले की पावर a प्लस, तो ये हम इन दोनों की जगह ऊपर एक ही लिख लेंगे, p बाई n एक लिख लिया, और डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमरेटर की पावर से माइनस किया, माइनस ए प्लस बी उधर में सी प्लस डी माइनस ए प्लस, ये भी मैट्रिक के मैथ्स के मुताबिक। अब इसमें ये हिस्सा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी बराबर है डिफरेंस या चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन। ये C प्लस डी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है और A प्लस बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों के दरमियान डिफरेंस को हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जगह हम डेल्टा एन लिख लेंगे, Kp इज इक्वल टू Kn मल्टीप्लाइड बाई P बाई n टू द पावर डेल्टा n, और यही रिक्वायर्ड रिलेशनशिप Kp और Kn के दरमियान हासिल होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Today our great topic is Richetier principle or Richetier principle. This principle was presented by French chemist Henri Richetier in 1884. What this principle says, if a system in equilibrium, EQM and equilibrium period, is subjected to a stress, stress means change in concentration, change in pressure, change in volume, change in temperature. Here stress means change in concentration, change in pressure, change in volume, change in temperature. में से किसी को भी हम stress कह सकते हैं। The system tends to adjust itself. तो ये सिस्टम अपने आप को ये कोशिश करेगा कि अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर ले कि इस चेंज के असर को कम से कम कर ले। चेंज के असर को खत्म नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पर, लेकिन इसके असर को कम से कम करने की कोशिश करेगा। If a system in equilibrium is subjected to a stress,
Stress means change in concentration, change in pressure, or change in volume, or change in temperature. ये वो फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिन पर इक्विलिब्रियम का इंहिसार होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम आर 1 number concentration, pressure, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अगर हम किसी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हैं और हम इन फैक्टर में से एक में चेंज पैदा कर ले या दो में चेंज पैदा कर ले या सब में चेंज पैदा कर ले, तो सिस्टम क्या करेगा? द सिस्टम टेंड्स, ये कोशिश करेगा टू एडजस्ट इटसेल्फ सो, टू एडजस्ट इटसेल्फ सो, अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज. उस चेंज को खत्म नहीं कर सकता, ये ध्यान में रख ले, उसके असर को कम करेगा. सिस्टम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा, उसके असर को खत्म कर लेगा. अब इसकी एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स की शक्ल में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, अलग अलग देखेंगे कि अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ले आए तो क्या असर होगा, फिर चेंज इन प्रेशर ले आए तो क्या असर होगा, चेंज इन वॉल्यूम ले आए तो क्या असर होगा, चेंज इन टेम्परेचर ले आए तो क्या. तो पहला मैं लेता हूं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है और आप इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दें. कंसंट्रेशन तो एक रिएक्टेंट का होता है, एक प्रोडक्ट का होता है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से एक की कंसंट्रेशन चेंज कर ले या दो की कंसंट्रेशन चेंज कर ले या तीन की, या आपकी मर्जी है. तो ये सिस्टम क्या करेगा? इफ वी आर एडिंग अ रिएक्टेंट, आर रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ऐड करते हैं या एक से ज्यादा ऐड करते हैं, तो ये आप चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं. आर रिमूविंग ये प्रोडक्ट, या वहां से प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं, रिमूव का मतलब आप उधर से हटा रहे हैं, तो आप उसकी टेम्परेचर कंसंट्रेशन को कम करते हैं, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं. आर प्रोडक्ट्स ज्यादा से दो की करते हैं, तीन की करते हैं. फ्रॉम ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल इंक्रीज आर एफ. तो ये सिस्टम अब एग्जिस्ट, पहले तो आर एफ और आर आर बराबर थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब ये इक्विलिब्रियम में था तो बराबर थे. आपने यही चेंज किया कि या रिएक्टेंट की रिएक्टेंट को ऐड किया या प्रोडक्ट को रिमूव किया, तो अब वो आर एफ और आर आर बराबर नहीं हो सकते. सिस्टम अपने आप को इस तरह आप किस तरह एडजस्ट करेगा कि ये इंक्रीज कर लेगा आर एफ को, देन आर आर. इसकी एडजस्टमेंट इस तरह होगा एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, इसका बरक्स. बरक्स क्या है? एडिंग की जगह रिमूविंग लिख ले और रिमूविंग की जगह एडिंग लिख ले, और ये दो अल्फाज चेंज कर. ये लफ्ज इधर ले और ये दोबारा ये सेंटेंस लिख ले उसका. मैंने शॉर्टकट वाइस वर्सा. अच्छा, अब मिसाल ये सिस्टम है N2 plus O2 gives 2N. ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, आर एक बराबर है आर आर. इक्विलिब्रियम की हालत में है. अगर इस सिस्टम को मैं नाइट्रोजन ऐड करूं एडिंग इनटू, या O2 ऐड करूं, ये रिएक्टेंट है, इधर मैंने लिखा है एडिंग अ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट, और बोथ या दोनों ऐड कर, दोनों रिएक्टेंट ऐड कर, और यहां से इनो निकाल लो. ये एक टैंक के अंदर है, ये सब कुछ. उस टैंक में मैं नाइट्रोजन डालूं या ऑक्सीजन डालूं, वो इक्विलिब्रियम की हालत में है.
या दोनों डालिए या NO वहां से निकालिए। NO निकालने से इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो सिस्टम क्या करेगा? एडिंग इनटू और O2 और बोथ are removing NO from this equilibrium system. The system will increase RF than RR. फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज कर, क्यों फॉरवर्ड को तेज करेगा? अगर आप नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन उधर ज्यादा हो गई, तो ये सिस्टम इस तरह नहीं करता कि नाइट्रोजन को बाहर फेंकता है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, आपने ज्यादा किया, ऐड किया बाहर से, तो ये उसको कम करेगा। कम कौन सी रिएक्शन से कर सकते हैं? आरएफ से कर सकते हैं या आरआर से? तो वो जाहिर बात है फॉरवर्ड रिएक्शन से कर सकते हैं, तो आरएफ को तेज कर लेगा आरएफ के मुकाबले। अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लें फिर भी आरएफ, अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लें फिर भी आरएफ तेज हो। अगर आप NO की कंसंट्रेशन को कम कर लें तो NO की कंसंट्रेशन कम हुआ है, पूरा किस तरह होगा? फॉरवर्ड ही तेज हो जाए तब ये पूरा हो सकता है। तो इसलिए ये सिस्टम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा। अगर आप ये अमल करते हैं, इनटू और O2 को कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं और NO की कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो ये सिस्टम अपने आप को किस तरह एडजस्ट करेगा कि RF को इंक्रीज कर लेगा देन R के मुकाबले में। कुछ वक्त के बाद न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, फिर ये इक्विलिब्रियम को पहुंच जाएगा। कन्वर्सली इसके बरअक्स अगर आप करें, ये ऐड कर लें या ये रिमूव कर लें या ये रिमूव कर लें या ये दोनों रिमूव कर लें, कन्वर्सली रिमूविंग इनटू और बोथ, are adding NO to this equilibrium system will increase RR than R। फिर उलट अमल करेंगे। अगर आप ये ऐड करते हैं या ये रिमूव करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, ये रिमूव करते हैं इसकी कंसंट्रेशन, किस तरह ये कंसंट्रेशन पूरा करेगा? RR को तेज करेगा। ये ऐड करते हैं, आपने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, किस तरह ये इसी कंसंट्रेशन को कम कर सकता है? आरआर को तेज कर। तो इसलिए ये अपनी रिवर्स रिएक्शन को तेज करके इस असर को कम से कम कर सकता है। मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता लेकिन कम कर सकता है। अच्छा, नाउ हम दूसरी चेंज की तरफ आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अलग अलग भी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि बॉयल लॉ में आपने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एक का जो असर होगा दूसरे का उसका उलट होगा, सिर्फ इतना फर्क होगा। अब इसमें ये है कि प्रेशर चेंज, अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर कम ज्यादा कर ले तो इससे इसकी वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता, यानी कोई फर्क पैदा नहीं करता। लिक्विड पे अप्लाई कर ले इसमें कोई फर्क नहीं आता। इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर एक इक्विलिब्रियम इस तरह है कि वो उसके सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट सॉलिड हालत में है तो हम उसको सॉलिड इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक और इस तरह है कि उसकी सारी रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट लिक्विड हालत में है तो हम उसको लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर आप सॉलिड इक्विलिब्रियम पर या लिक्विड इक्विलिब्रियम पर या इन दोनों के मिक्सचर पर कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड हालत में और कुछ लिक्विड हालत में है, उस पर प्रेशर चेंज अप्लाई कर ले या वॉल्यूम चेंज अप्लाई कर ले तो कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इसके बावजूद बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप
प्रेशर चेंज या वॉल्यूम चेंज अप्लाई कर ले गैसियस इक्विलिब्रियम पे, तो फिर इस पर असर पड़ सकता है। इसमें भी दो हालतें हैं, बाज़ों का असर नहीं पड़ता और बाज़ों का असर पड़ता है। गैसियस इक्विलिब्रियम किस सूरत में असर पड़ेगा, उसके लिए मैंने लिखा है प्रोवाइडेड डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। उसके लिए डेल्टा एन इससे पहले भी डेल्टा एन का जिक्र आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए हम डेल्टा एन करते हैं। ये कैलकुलेट करके हमें पता चल सकता है। मसलन ये सिस्टम है, H2 गैस हालत में, Cl2 गैस हालत में वो टू एक्सचेंज देता है। बैलेंस इक्वेशन है, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के साथ अमल करके 2 मोल ऑफ HCl पैदा करता है। तो रिएक्टिव साइड पे कितने मोल है? 2 मोल है। प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल है। ये दोनों जमा कर लेंगे तो ये 2 माइनस 2 जीरो आ जाता है। इसके लिए डेल्टा एन 0 है। इस गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए डेल्टा एन 0 है। इस पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज भी करें, एज डेल्टा एन 0, therefore P change or V change has no effect on this equilibrium। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब जिनके लिए ये बराबर न हो, तो इसमें से एक मिसाल ये है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, तो 2 माइनस 1 आ जाता है। इस पर ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम की हालत में हो और इस पर आप प्रेशर चेंज लागू कर ले या वॉल्यूम चेंज लागू कर ले, तो ये इक्विलिब्रियम जरूर डिस्टर्ब होगा। इसी तरह ये सिस्टम, इसमें 1 + 3 4 मोल्स है रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के 2 मोल्स बनते हैं। ये डिफरेंस निकाले 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाता है इससे। तो चूंकि यहां पर भी डेल्टा एन 0 नहीं है, 0 से कम है, तो इसलिए इस सिस्टम पर अगर आप प्रेशर चेंज लागू कर ले या वॉल्यूम चेंज लागू कर ले, तो ये इक्विलिब्रियम जरूर डिस्टर्ब होगा। अब किस तरह डिस्टर्ब होगा, किस सिमत में ये जाएगा, उसके लिए भी क्या है। फॉर सच सिस्टम इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम उलट लेंगे हम। प्रेशर के लिए अगर इंक्रीज लिख ले तो वॉल्यूम के लिए डिक्रीज लिखना चाहिए। प्रेशर के लिए अगर आप यहाँ पे डिक्रीज लिख ले तो फिर वॉल्यूम के लिए जरूर इंक्रीज लिखना चाहिए, क्योंकि बॉयल लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विल इंक्रीज द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में 2 रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने वो 2 रिएक्शन RF और RR की जिक्र की कि इन 2 में से उसकी रेट को इंक्रीज करेगा, विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जिससे नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाते हैं। मसलन इस मिसाल में फॉरवर्ड रिएक्शन से 1 मोल से ये 2 मोल बनाता है, तो ये तो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ मोल्स। जो कि रिवर्स रिएक्शन में वो 2 मोल से 1 मोल बनाता है, वो नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करता है। इस मिसाल में क्या है, 1 और 3 4 मोल से ये 2 मोल बनाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या करता है, 2 मोल की बजाय 4 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन पैदा करता है। तो इसलिए ये अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर ले इस किस्म के सिस्टम पर, तो इन 2 रिएक्शन में से उस रिएक्शन को ये तेज करेगा, उसकी रेट को तेज करेगा जो नंबर ऑफ मोल्स को कम करता है। मसलन ये सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, RF और R बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर है। इफ वी इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, ऊपर हम प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रेशर ज्यादा कर